इसके पहले हमने पढ़ा स्वर के पार्ट, स्वर के भाग हमने पढ़ा। स्वर के 3 भाग होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज हम देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में अयोगवाह कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से वर्ण है? ऐसे वर्ण हैं 2 जो ना तो स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में ही आते हैं। तो ऐसे वर्ण हुए हैं अंग और आ। अंग अंग आ, ये 3 वर्ण आपके आते हैं अयोगवाह के अंतर्गत। अब अयोगवाह के 3 भाग होते हैं। अयोगवाह को 3 भागों में रखा गया है। पहला है अनुस्वार। अब अनुस्वार सभी लोग जानते हो, अनु का मतलब होता है अनुसरण और स्वार का मतलब स्वर, यानी जो स्वर के पीछे हो, जो स्वर के पीछे पीछे चलता हो तुरंत, वो अनुस्वार है। अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है जिसका चिन्ह बिंदु है। जो वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे रंग, भंग, मंगल, कंस, जंघा, टंकार आदि है। तो ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं, जैसे अंक की मात्रा को हम बिंदु से दर्शा देते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के अंतर्गत कुछ और वर्ण भी आते हैं, जैसे वर्णमाला। वर्णमाला सभी लोग जानते हो कि आ से ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं वो वर्णमाला कहलाते हैं, जब उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। आ से ज्ञा तक अक्षरों को जब क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नहीं? वर्ग में, एक वर्ग में 5 अक्षर, यानी का से अंगा तक, का ख अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और पा फा वा भा मा। ये है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन होते हैं 25। तो उन वर्गीय व्यंजनों की जो वर्णमाला के जो वर्गीय व्यंजन हैं, उनके पंचमाक्षर भी अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अब देखिए, जैसे हमने गंगा, अगर हम गंगा, आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा और ऐसा भी लिखा देखा होगा। ये तो है सीधा सीधा, क्योंकि गंगा में अंग छुपा हुआ है, तो लेकिन हमने इसको मात्रा में परिवर्तन कर दिया, ये तो बिंदी लगा दिया, हो गया गंगा। ऐसे इया, अड़ा, ना, मा, ये सारे बिंदु से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये पंचमाक्षर भी और अंग ये अनुस्वार के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देखते हैं आनुनासिक। आनुनासिक यानी कि जब किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है तो उसे आनुनासिक वर्ण कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, इससे आप जब बुलाते हैं माँ, तो आप खुद भी बोल के देखिएगा। जब आप देखिएगा माँ, हंस, ऊंट, तो आपके नाक से भी हवा निकलती है और मुंह से भी हवा निकलती है। और इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। एक चांद बनाएंगे, अर्ध चांद बनाएंगे, उसके ऊपर बिंदु रख देते हैं। जैसे आपका माँ, हंस, ऊंट, आँख आदि। यहाँ सिर्फ आपके नाक से निकलती है, जैसे रंग, भंग, मंगल, कंस, जंघा, टंकार। तो जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा सिर्फ और सिर्फ हमारे किससे निकलती है? नाक से निकलती है। लेकिन जब अनुनासिक वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जैसे माँ, हंस, ऊंट, आँख, चांद, यहाँ, वहाँ, छिपकलियाँ, मछलियाँ, तो हमारे मुंह से और नाक से दोनों से हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। फिर आपका आ गया विसर्ग। विसर्ग में, विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये 2 बिंदु, वर्ण के अंत में 2 बिंदु रखे जाते हैं। इसके उच्चारण हल्के हा के समान होता है। यह हिंदी वर्णमाला, इसका उच्चारण देखिएगा फिर से, इसका उच्चारण हल्के हा के समान होता है। यह हिंदी वर्णमाला के अह
वर्ण का ही रूप है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों के अंतिम वर्ण के साथ किया जाता है। जैसे आप देखते हैं प्रातः, प्रायः, स्वतः, ये सब संस्कृत शब्द हैं। जिसे इसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द, अगर कहीं प्रातः लिखा है, प्रायः लिखा है, स्वतः लिखी हो, रात्रि लिखी हो, तो ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत के अंतिम वर्ण के साथ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बीच में भी किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रातः, प्रायः, स्वतः आदि, तो यहाँ सब अंतिम वर्णों के साथ विसर्ग का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं बीच में भी विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देखते हो लिखा है दुख, दुशासन, दुर्योधन, तो दुख, दुशासन, यहाँ आपने देखा कि बीच में किया गया है विसर्ग का प्रयोग। तो इसलिए विसर्ग का प्रयोग प्रायः अंतिम वर्णों के साथ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बीच में भी किया जाता है। तो आज आपने, और ये अनुस्वार, अनुनासिक, ये वर्णमाला, अनुस्वार और अनुनासिक सिर्फ वैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, या 6, 7, 8, 9 सबके लिए देखा जाए, लेकिन ये 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साल इन लोगों में अनुस्वार और अनुनासिक 10th क्लास के बच्चों के, कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इनको पढ़ लेना चाहिए। आगे हम लोग, आज हम अयोगवाह जानेंगे। कल हमने स्वर के बारे में बताया था कि स्वर के 3 पार्ट होते हैं। कल हमने स्वर के बारे में बताया था, और हमने बताया था कि स्वर के 3 पार्ट होते हैं, हर्षस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज हमने जाना अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह के 3 भाग होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, और इसके उच्चारण करते समय हवा हमारे नाक से निकलती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, इसके उच्चारण में हवा हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। और विसर्ग हल्के हा से, जैसे अह, ये क्या है, अह है, जैसे प्रातः, प्रायः, स्वतः, दुख, दुशासन, यानी कि अंत में हल्के हा का प्रयोग होता है। तो आज हम सब लोग अयोगवाह के बारे में जाने। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो अयोगवाह में आते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।